टारगेट एंड एग्ज़ाम पे आपका स्वागत है। हम लोग आज टेस्ट करेंगे मॉक टेस्ट हिंदी का और 25 क्वेश्चन होंगे इसमें। पूरी तैयारी से रेडी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ध्यान से प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अंतिम 20 दिन बचे हैं आपके बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 में। हमारी 7 क्लासेस आपकी रेगुलरली होती हैं मॉक टेस्ट की, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी 4000 की फैमिली होने वाली है, ठीक है। सुबह 9 बजे और 7 बजे शाम को वहाँ आपका टेस्ट होता है, तो उसको भी ज्वाइन रखिए। आपकी डेली क्लासेस होंगी, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में करेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? प्रविशेषण नहीं है, प्रविशेषण नहीं है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें से क्या बताना है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। प्रविशेषण नहीं है बताना है, सोच समझ कर बताएं, ठीक है। तो कौन सा शब्द ऐसा है, कौन सा ऐसा आपका वाक्य है जिसके अंदर आपका प्रविशेषण नहीं है, ठीक है। तो क्या मुझे थोड़ी ही भूख है इसमें है? बिल्कुल नहीं। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा हैं, इसमें भी प्रविशेषण है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, इसमें भी प्रविशेषण है। किसमें आपका प्रविशेषण नहीं है? बच्चे समझदार हो गए हैं। अपने दोस्तों को बुला लीजिए, ठीक है, कि पेपर चल रहा है तो कंपटीशन की भावना रहेगी, हेल्दी कंपटीशन रहेगा, तो आपको पता चलेगा कि 25 में से बच्चे कितने कर रहे हैं। क्या 25 में 25 कर रहे हैं कि 20 ही कर पा रहे हैं, तो कितने कर रहे हैं आपको भी पता होना चाहिए। नोटबुक के साथ बैठिए, एकदम जमकर बैठिए। 12 बजे हमारी क्लास होती है हिंदी की। 25 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या था? बच्चे समझदार हो गए हैं। इस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, जबकि विकल्प आप में ही आपका क्या है? प्रविशेषण है, ठीक है। फिर दूसरे प्रश्न में जैसे क्या है, बी वाले ऑप्शन विकल्प में कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा आपका क्या है? प्रविशेषण की तरह वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसी तरह बहुत ही जो है यहाँ प्रविशेषण की तरह है, लेकिन आपका डी वाले ऑप्शन में प्रविशेषण नहीं है, नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहले ऑप्शन का उत्तर क्या हो गया? डी हो गया। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? सुप्त, सुप्त का विरोधार्थी शब्द बताइए। सुप्त का विरोधार्थी, विरोधार्थी मतलब वही विलोमार्थी बताइए। सुप्त का तो क्या है? गर्मी है क्या? गर्मी है क्या? पालक है क्या? पौर सत्य है क्या? जागृत है क्या? सोच समझ कर बताएं, उत्तर क्या होगा। सुप्त का विरोधार्थी शब्द क्या है? उल्टा शब्द क्या है? क्या गर्मी है क्या, कि पालक है क्या, कि पौर सत्य है क्या, कि जागृत है क्या? तो सुप्त का अर्थ क्या होता है बताऊं क्या? सुप्त का अर्थ आपको आता है क्या? सुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। तो उसका उल्टा क्या होगा? क्या गर्मी होगा क्या? नहीं। कि पालक होगा क्या? नहीं। पौर सत्य होगा क्या? नहीं। तो क्या होगा? जागृत। जागृत मतलब जो जागा हुआ, और सुप्त मतलब सोया हुआ। सोया का उल्टा जागा, जागा मतलब जागृत, जागृत का उल्टा सुप्त। चलिए, अब आते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। जो लाइव देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है। और जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना बताएं ज़रूर कि कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या है? झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच एक कृति है, इसके लेखक कौन है? यशपाल, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त, कबीर। तो बताइए, झूठा सत्य उपन्यास के लेखक कौन हैं? क्या कबीर हैं क्या? नहीं। क्या विष्णु प्रभाकर हैं क्या? नहीं। तो अब बताइए इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा। आपके लिए 2 ऑप्शन मैंने काट दी। विष्णु प्रभाकर नहीं है, कबीर नहीं है, तो क्या है? झूठा सच का लेखक कौन है? क्या मैथिली शरण गुप्त हैं? तो नहीं। उत्तर क्या होगा? यशपाल। तो झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। इसके बारे में और जानकारी क्या है? वर्ष 1960 में लिखित यह उपन्यास भारत पाक के विभाजन काल की विडंबनाओं को व्यक्त करता है। यह उपन्यास वतन और देश तथा देश का भविष्य नाम से 2 भागों में विभाजित है, एक वृहत उपन्यास है। तो किसके द्वारा लेखक, कौन लेखक है इसके? यशपाल। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रश्न सही किया है। नहीं किया है तो नोट करिए, कॉपी ज़रूर लेके बैठिए। बिना कॉपी नोटबुक के प्रश्न करना एकदम मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं आप। कॉपी लीजिए, कमेंट भी करिए और कॉपी पे लिखिए जो प्रश्न गलत होते हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या है? CR का गुण स्वभाव डैश और डैश है। CR का गुण स्वभाव डैश और डैश है। रिक्त स्थानों में उचित विकल्प चुनिए। सुस्त, मूर्ख, धूर्ता, चालाकी, गंदा, विभत्स, सफ़ेद, चालाक। बताइए CR का गुण स्वभाव क्या है? 2 ऑप्शन आपको दिए गए, 2 ब्लैंक आपको दिए गए, उनको फिल करना है। सुस्त है, मूर्ख है, धूर्ता है, चालाकी है, गंदा है, विभत्स है, सफ़ेद है, चालाक है। तो सफ़ेद चालाक नहीं होगा, ठीक है। और क्या
आपका सुस्त और मूर्ख है तो ये भी नहीं होगा। तो आपके सामने दो ऑप्शन बचे, इसका उत्तर कौन सा होगा बताइए। रिक्त स्थानों के लिए उचित शब्द क्या है? क्या गंदा विभत्स है? तो ये भी नहीं। उत्तर क्या होगा? धूर्तता और चालाकी। सही वाक्य है सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? अपने आते हैं अब 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न क्या कहता है? थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ चयन करिए। थोथा चना बाजे घना का अर्थ का चयन करिए। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, बहुत आवाज़ करना, चने रूपी खिलौने से खेलना, चने को बजाना। बताइए चने को बजाना कैसे ऑप्शन भी देते हैं, अच्छे हैं। चलिए पेपर में ज़्यादा हंसीएगा नहीं तो इन्विजिलेटर आके देखेगा कि भैया हंस खा रहे हैं, ज़्यादा आसान आ रहा है पेपर। तो बताइए थोथा चना बाजे घना का क्या उत्तर होगा? चने को बजाना बिल्कुल नहीं, ये कैसा दे दिया। क्या बहुत आवाज़ करना? तो बिल्कुल नहीं। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, इसमें उत्तर बताइए। तो क्या चने रूपी खिलौने से खेलना? नहीं। कमेंट बॉक्स में मुझे दिख रहा है उत्तर बहुत सही आ रहे हैं। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। तो ऐसा व्यक्ति ना ही बनिए जो थोथा चना बाजे घना हो, ठीक है। ऐसा हो कि दूसरे उसकी तारीफ करें। तो थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ है दिखावा करना, बहुत करना परंतु सार ना होना। चलिए अब आते हैं अपने 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न कौन सा है? कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। भाई देखिए ये नहीं वाले प्रश्न में बच्चे गलत करते हैं, तो आपको बताना है संख्यावाचक विशेषण नहीं है। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो बताइए इसमें कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो देखिए 1 किलो बोला गया है इधर, ठीक, इधर 2 मीटर बोला गया है, इधर 50 ग्राम बोला गया है। कहाँ के नहीं बोला गया? कहाँ बोला गया? सैकड़ों। अब सैकड़ों का मतलब कितना सैकड़ों? भाई 200 भी सैकड़ों में आएगा, 300 भी आएगा, 999 भी आएगा। सैकड़ों लोग मारे गए, वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो क्या हो गया? सैकड़ों शब्द से सही संख्या का बोध नहीं होता, जबकि अन्य में 1 किलो 2 मीटर कपड़ा 50 ग्राम चीनी एक निश्चित रूप की संख्या बताता है। तो 6ठे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सैकड़ों लोग मारे गए। ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? सैकड़ों लोग मारे गए। जहाँ निश्चित बुद्धि नहीं होगा तो वहाँ तो क्या हो जाएगा? आपका संख्यावाचक नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक नहीं होगा। अब आते हैं अपने 7वें प्रश्न पर। 7वां प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से सुनिए, हड़बड़ी नहीं, शांति एक बहुत ज़रूरी है। मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए, मैंने आम लिए हैं, हमने आम लिया है, हमने आम ले लिए हैं। फिर से पढ़ दे रहा हूँ। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिया है, हमने आम ले लिए हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बहुवचन बताइए क्या होगा? क्या इसका ये होगा? हमने आम ले लिया है तो नहीं, तो फिर क्या होगा? सोच के बताएं, बताइए बताइए, सोच के बताइए। उत्तर मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में कि सही आ रहा है कि गलत। गलत आएगा तो पता चलेगा जल्दी से। बताइए हमने आम ले लिया है तो ये भी गलत। फिर क्या है बताइए? मैंने आम लिए हैं, ये भी गलत। फिर क्या हो जाएगा? मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिया है तो मैंने एक आम ले लिया है, और मैंने आम ले लिए हैं मतलब क्या? बहुवचन हो गया। तो इसका उत्तर क्या होगा 7वें प्रश्न का? ए ऑप्शन होगा। चलिए अब आते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न क्या कहता है? लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है क्या? लाल और पीला रंग डालना, बिल्कुल बदन जाना, बहुत क्रोध करना, अत्यधिक घमंड होना। सोच कर बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? लाल पीला होना, वह व्यक्ति बहुत लाल पीला हो रहा है, तो इसका उत्तर क्या है? क्या बिल्कुल बदल जाना होता है? बिल्कुल बदल जाना तो नहीं। क्या अत्यधिक घमंड होना? तो बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या होगा? लाल पीला रंग कर डालना? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा? बहुत क्रोध करना। मुझे उम्मीद है कि आपने ही उत्तर लगाया होगा। नहीं लगाया होगा बिल्कुल बदल जाना, नहीं लगाया होगा लाल पीला रंग डालना, नहीं होगा अत्यधिक घमंड करना, ठीक है। चलिए एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं जहाँ ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं सही उत्तर तक पहुँचने के लिए, ठीक है। अब आते हैं कौन सा? 9वां प्रश्न क्या कहता है? बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोझ, अनुभूति, शांत, विस्मृति। सोच कर बताएं बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोझ, अनुभूति, शांत, विस्मृति। बोझ, अनुभूति, शांत, विस्मृति। बोध का समानार्थी पूछा गया है, बताइए। तो बोला जाता है कि देखिए उन्हें बोध हो गया, उन्हें क्या हो गई? बुद्ध को बोध हो गया, बोध गया में, ऐसा कुछ बोला जाए तो क्या हो गया? बोध का अर्थ क्या है? क्या शांत हो गए क्या? क्या विस्मृति हो गई क्या? क्या बोझ हो गए क्या? नहीं। तो क्या हो गए? अनुभूति। तो बोध शब्द का समानार्थी शब्द अनुभूति है, जबकि बोझ क्या होता है? तो बोझ क्या है? वजन हो जाता, वजन
ठीक है। शांत का क्या मतलब है? मौन होना, चुप या चुप होना। विस्मृति का अर्थ क्या है? भूल जाना, कि विस्मृति हो गया, भूल गया मैं। तो बोध का क्या है समानार्थी? अनुभूति। मैंने बताया आम बच्चे और टॉपर या जो अच्छे मार्क्स लाते हैं उनमें क्या अंतर है कि भैया उसने क्या किया, बोध का लगाया, बोध का उसको आता अनुभूति लगा के भाग गया। लेकिन बोझ का भी समानार्थी देख लिया उसने। बोझ का क्या होता है? वजन होता है। शांत का क्या होता है? मौन होता है, चुप होता है। विस्मृति का क्या होता है? कि भूल जाना। तो ये भी करना आपको लिए ज़रूरी है। अब आते हैं अपने 10वें प्रश्न पर। सोच समझ कर ध्यान से आराम से पढ़ के बताइए। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। छात्र, राजन, सागर, अग्रजा। स्त्रीलिंग शब्द बताना है, इसमें से कौन सा है? छात्र है, राजन है, सागर है, अग्रजा है। कौन सा है बताइए जल्दी। तो क्या छात्र है? क्या तो नहीं है। क्या राजन है? क्या नहीं है। तो 2 ऑप्शन मैंने काट दिए हैं। स्त्रीलिंग शब्द में से जो बताने हैं इसमें छात्र काट दिया और राजन काट दिया। तो बताइए कौन सा है? क्या सागर है कि अग्रजा है? तो अगर उत्तर आप कौन सा लगा रहे हैं? अगर उत्तर लगा रहे हैं सागर तो आप गलत हैं। फिर क्या बचा उत्तर? डी, अग्रजा। दिए गए विकल्पों में अग्रजा, अग्रजा अर्थ क्या होता है? बड़ी बहन, स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि छात्र, राजन, सागर पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए आराम से कर रहे हैं, आराम से ध्यान से। 10 में से कितने सही हुए? 8, 9, 10। 10 में 10 सही हुए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जब क्लास ख़त्म हो जाए तो लिंक कॉपी करिए और जहाँ जहाँ आपके दोस्त मित्र हैं उन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिए। अब आते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मोर का पंख सुंदर होता है। मोर के पंख सुंदर होते हैं। मोरों के पंख सुंदर होता है। मोरों के पंख सुंदर होते हैं। बताइए कितना कठिन नहीं है? कठिन नहीं है, ये सरल है, लेकिन क्या है, छोटे छोटे अंतर है, उन्हें आपको पकड़ना है। मोर के क्या, बताइए क्या उत्तर होगा? सोच समझ कर बताइए। तो क्या मोर का पंख सुंदर होता है? नहीं। क्या मोरों के पंख सुंदर होते हैं? नहीं। होता है? नहीं। क्या मोरों के पंख सुंदर होते हैं? नहीं। तो क्या उत्तर होगा? मोर के पंख सुंदर होते हैं। ये देही गल्पों में सही में ये शुद्ध वाक्य है, मोर के पंख सुंदर होते हैं। चलिए अब आते हैं अपने 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या कहता है? जटिल का अर्थ बताइए। अब ये क्या है भाई, तो बहुत सरल प्रश्न है, ये तो आम बोलचाल में भी आपको बोलना चाहिए। देखिए अगर आप हिंदी से पेपर दे रहे हैं तो इसकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप हिंदी में बोलिए। और हिंदी का ये नहीं कि आप सादे जब बोलिए। जटिल का आपको पता है भाई, कठिन भी बोलते हैं। अब लेकिन आप बोलें कठिन, लेकिन जटिल बोलिए तो देखिए कितना अच्छा लगेगा लोगों को सुनने में। हिंदी पर कब्जा मतलब क्या है कि आप बोलिए तो लगे कि उच्चारण अच्छा है ना। तो जटिल का अर्थ बताइए क्या है? असंभव, पेचीदा, व्यर्थ, गंदा। सोच कर बताएं। जटिल का अर्थ क्या होगा? क्या गंदा होगा? क्या नहीं। क्या असंभव होगा? नहीं। तो अब इन दोनों से बताइए, पेचीदा और व्यर्थ। तो क्या व्यर्थ है? बिल्कुल नहीं। फिर क्या है? पेचीदा। जटिल का अर्थ है पेचीदा, जबकि असंभव जो हो नहीं सकता, व्यर्थ का मतलब है बेकार, और गंदा का मतलब है मैला या अपवित्र हो। तो जो भी रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो भी ध्यान रखें कि आपको भी कॉपी लेकर बैठनी है। जो कमेंट वाले, जो लाइव देख रहे हैं उन्हें भी कॉपी लेकर बैठनी है, लेकिन जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन्हें भी कमेंट आपको कॉपी लेकर बैठनी है, ध्यान से लगाना है, और शेयर आपको भी करना है। ज़रूरी नहीं है लाइव वाले करें, आपको भी शेयर करना है। ठीक है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है। अब आते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न क्या कहता है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती, कालिदास, केदारनाथ सिंह, कैफी आज़मी। सोचकर बताएं। जिंदगी नामा किसके द्वारा रचित उपन्यास है? तो क्या कालिदास के द्वारा है? क्या नहीं। क्या कैफी आज़मी द्वारा है? नहीं। फिर किसके द्वारा है? क्या कृष्णा सोबती और केदारनाथ सिंह में कौन से हैं? तो क्या केदार सिंह द्वारा है? जी नहीं। जैसे जो प्रश्न गलत हो रहे हैं या जो नहीं आते हैं उन्हें जरूर लिख लिए। तो इसका उत्तर क्या है? कृष्णा सोबती ने 1980 में लिखा है। वर्ष 1980 में इस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये भी पूछा सकता है, कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए कब आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या उनको 1980 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। नहीं आए तो लिख लीजिए, कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। खत्म, एक लाइन में उत्तर भी हो गया और आपको याद भी रहेगा। अब आते हैं 14वें प्रश्न पर। अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद क्या होगा? अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद पूछा गया है, लेकिन स्टेटमेंट बड़ा कर दिया गया है जिससे आप कंफ्यूज हों। वो आपको होना नहीं है। ठीक है, सिर्फ अध्यापिकाएं का आपको क्या बताना है? संधि विच्छेद बताना है। तो क्या क्या ऑप्शन है? अध्यापिका धन ए, अध्यापिका धन ए, अध्यापिका धन इकाएं, अध्यापिका धन ए। तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, धन ए, धन ए, धन इकाइयाँ, धन ए। सब में अध्यापिका 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 है। ठीक है, लेकिन बस आपका जो क्या है,
प्रत्यय है वो अंतर है। ए इकाइयाँ ए, तो कौन सा उत्तर होगा सोच कर बताइए ABCD में से। तो क्या ए होगा? नहीं। क्या ए होगा? नहीं। क्या इकाइयाँ होगा? तो नहीं। क्या होगा तो उत्तर ए होगा, अध्यापिका धन ए। तो आपका यहाँ क्या होगा सोच कर बताएं। ए लगाकर, सॉरी अध्यापिका में क्या होगा, सॉरी एक मिनट, अध्यापिका धन ए नहीं होगा, अध्यापिका धन इकाइयाँ नहीं होगा। देखिए बहुत माइन्यूट सा अंतर था, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है किसी को भी, आपको भी, मुझे भी, किसी को भी कर सकता है। सोच समझ के इसीलिए देना है उत्तर। तो क्या ए होगा? नहीं। इकाई होगा? नहीं। अध्यापिकाएँ ए होगा? नहीं। क्या होगा? ए। ठीक है, तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाकर उन्हें बहुवचन बनाया जाता है। अतः अध्यापिकाएँ शब्द का सही संधि विच्छेद अध्यापिका धन ए होगा। ठीक है, चलिए बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है और गलती होने की चांस बढ़ती है, इसलिए मिस्टेक इसी को कहते हैं। आप ना करें, मैंने कर दी, आप बच गए। ठीक है, मेरे तो दिमाग में एकदम फिसलता है चीज़ें ये सब। ठीक है, छोटी छोटी। मुझे उम्मीद है कि आपने बी ऑप्शन लगाया होगा, नहीं लगाया तो उत्तर ज़रूर ध्यान से लिखिए। ठीक है, चलिए। और एक्स्ट्रा मैंने क्या बताया कि अकारांत स्त्रीलिंग में ए लगाकर उन्हें बहुवचन बनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख भी सकते हैं आप। चलिए अब आते हैं अपने 15वें प्रश्न पर। क्या कहता है 15वां प्रश्न? वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल। सोचकर बताएं। तो वो स्टेटमेंट आपके सामने है, वाक्य आपके सामने है कि वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या उत्तर होगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप उत्तर कौन सा लगा रहे हैं, संभाव्य भविष्यकाल, तो आप गलत हैं। सामान्य भविष्यकाल तब भी गलत है, सामान्य भूतकाल तब भी गलत है। उत्तर क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल। वह कार्य बहुत ढंग से करते हैं, इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल प्रयुक्त हुआ है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर भी लगाया होगा। साथ ही साथ अगर आपको प्रश्न पत्र चाहिए 11 वर्ष के पूर्व और मॉडल पेपर्स चाहिए तो सबसे कम दाम में आपको मिल सकता है। ये नंबर है सर का, आप उन्हें मैसेज करिए, आपको PDF मिलेगी, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने कौन से प्रश्न पर, हम बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पर। क्या कहता है 16वां प्रश्न? एक मिनट। तो पूछा क्या गया है प्रश्न में आपके, कौन से प्रश्न में? 16वें, कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? क्या तौलना है क्या, कि ऊपर है क्या, कि समीप है क्या, कि बादल है क्या? बताइए। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तौलना, ऊपर, समीप, बादल। तो उत्तर सोच समझ के बताएं। क्या तौलना है क्या? तो नहीं। क्या बादल है क्या? नहीं। अभी आपके सामने 2 ऑप्शन है, इसमें से उत्तर बताइए, ऊपर या समीप में। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? ऊपर है कि समीप है? तो अगर जो लगा रहा है ऊपर, जो लगा रहा है ऊपर वो गलत है। ठीक है, क्या है? नहीं तौलना है, नहीं आपका तौलना होगा, नहीं आपका बादल होगा, नहीं आपका ऊपर होगा। क्या होगा? समीप। ठीक है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? समीप। उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप है, जबकि माँ का अर्थ होता है तुलना या समान होता है। जब 2 भिन्न वस्तुओं में समानता या समीपता दिखाई दे, यहाँ उपमा अलंकार होता है। चलिए, तो उपमा में उप का क्या अर्थ है? समीप, और आपका माँ का अर्थ क्या है? तुलना या समानता होना ही, दोनों ध्यान रखिएगा। अब क्या है प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न? क्या कहता है? पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात का उपमा अलंकार कौन सा अंग है? बताइए। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? क्या साधारण धर्म है, उपमेय है, वाचक है, कि उपमान है? देखिए, अलंकार के प्रश्न कठिन आएंगे, पूरी कोशिश करिएगा कि आप ध्यान से पढ़ें इसको, जितने भी प्रश्न हो सकें लगाइए। हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी होता है, तो उन्हें भी दें। तो बताइए कि पीपर पात सरिस मन डोला, वाक्य में पीपर पात क्या है? क्या उपमेय है? तो नहीं। क्या साधारण धर्म है? नहीं। तो क्या बचा? वाचक और उपमान में कौन सा है? क्या वाचक है? तो वो भी नहीं है। तो फिर क्या बचा? उपमान है। तो या क्या है? वाक्य में पीपर पात उपमान है, जबकि मन उपमेय है, सरिस वाचक है, तथा आपका डोला क्या है? साधारण धर्म। ये भी ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से बता दिया। फिर बता दे रहा हूँ, पीपर पात आपका क्या है? उपमान है। पीपर पात आपका क्या है? उपमान। ठीक है, और मन क्या है आपका? मन आपका क्या है? आपका उपमेय है। सरिस क्या है आपका? सरिस आपका वाचक है, तथा साधारण डोला आपका क्या है? आपका साधारण धर्म। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर? 18वें प्रश्न पर। क्या कहता है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में आधार में अलंकार चुनिए। अब ये बहुत आसान है, इसकी गलती मत करिएगा, कृपा करिए मुझ पर। ठीक है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सोच कर बताएं।
एकदम सोच समझ कर उत्तर दीजिए। पायो जी मैंने राम रतन भायो। पायो, यहाँ श्री राम और रतन में एक रूपता स्थापित करने के कारण कौन सा अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है? क्या उपमा अलंकार है? क्या नहीं। उत्प्रेक्षा अलंकार है? क्या बताइए, क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है? नहीं। तो क्या अनुप्रास अलंकार है? क्या नहीं। तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ श्री राम और रतन में एक रूपता स्थापित करने के कारण रूपक अलंकार है। चलिए अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, 19वें प्रश्न पर। यहाँ तक कितने प्रश्न सही हुए हैं ज़रूर बताइए। 18 प्रश्न में से कितने सही हुए हैं, तथा वीडियो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी में बात करिए तो जिससे उच्चारण आपका मज़ेदार अच्छा हो जाएगा। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। सुख, पतला, ढीढ़, गड्ढा। गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है। गाढ़ा का विलोम, इंग्लिश में गाढ़ा को क्या बोलते हैं? डेंस। और डेंस का उल्टा क्या होगा? जो काफ़ी डेंस है, ठीक है, डेंसर और रेयरर बोला जाता था अगर आपने थोड़ा सा साइंस पढ़ा हो। तो गाढ़ा का उल्टा क्या होगा? विलोम क्या होगा? सुख होगा, पतला होगा, ढीढ़ होगा, गड्ढा होगा। क्या होगा सोच कर बताएं। तो गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा? क्या गड्ढा होगा? क्या बिल्कुल नहीं। क्या ढीढ़ होगा? क्या बिल्कुल नहीं। क्या सुख होगा? क्या नहीं। तो क्या होगा? पतला। गाढ़ा शब्द का विलोम पतला है, जबकि अन्य शब्दों के लिए, अब अन्य शब्दों का भी बताइए ज़रा भैया लोग, अन्य शब्द का भी बताइए। सुख का क्या होगा? तो सुख का होगा दुख। ढीढ़ का क्या होगा? कि भैया वो व्यक्ति बड़ा ढीढ़ है तो वो क्या है? बड़ा नर्म व्यक्ति है, उसका उल्टा। गड्ढा का क्या होगा? समतल होगा। ठीक है, रोड गड्ढे वाली है या समतल रोड है। तो पतला का क्या है? गाढ़ा। चलिए अब आते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। क्या है? किंची तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंची तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंची क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द बताना है। तो क्या होगा? क्या परंतु होगा, थोड़ा होगा, कुछ होगा, लेकिन होगा। किंची शब्द का, किंची कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द बताना है। तो क्या परंतु होगा, थोड़ा होगा, कुछ होगा कि लेकिन होगा? सोच कर बताइए। किंची तत्सम शब्द का तद्भव शब्द है, क्या है? क्या परंतु है? नहीं। क्या थोड़ा है? नहीं। कि लेकिन है? नहीं। क्या है? कुछ। तो उत्तर क्या है? कुछ है। किंची तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या है? कुछ। अब आते हैं हमारे 21वें प्रश्न पर। 21वां प्रश्न क्या कहता है? कौन सा विशेषण है? सरल प्रश्न है। क्षेत्रीय, क्षोभ, जांचना, पक्ष। ठीक है, कौन सा विशेषण है? विशेषण पहचानना है। सरल प्रश्न है, लेकिन गलती के चांस यही हैं कि बेसिक ज्ञान की कमी है। बेसिक ज्ञान कैसे आएगा? प्रश्न करते करते आएगा, सोच समझ कर आएगा, नोट करके आएगा, कॉपी खोल कर आएगा, जिसमें आप लिखेंगे कि क्षेत्रीय होगा कि क्षोभ होगा कि जांचना होगा कि पक्ष होगा। तो पक्ष होगा क्या? नहीं। क्षोभ होगा कि नहीं। जांचना होगा? नहीं। क्या होगा? क्षेत्रीय शब्द विशेषण है। जैसे क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय नेता। जैसे नेता आम नेता और क्षेत्रीय नेता है, दल है तो क्षेत्रीय दल है। तो क्षेत्रीय लगने से विशेषण है, विशेषता बढ़ गई। अब आते हैं अपने 22वें प्रश्न पर। यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, ध्यान से पढ़िए। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? अब इसका ऑप्शन क्या है? 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस, 28 से 30 अगस्त 1970 लंदन, 28 से 30 अगस्त 1935 मालदीव, 28 से 30 1978 कोपेनहेगन। तो इसका उत्तर क्या होगा? सोच कर बताइए। सोच कर क्या, ये कठिन प्रश्न है। अगर देखिए डेट सब में एक ही बराबर है, ठीक, जगह का नाम बदला गया है और साल बदले गए हैं, तो इसको थोड़ा सा कठिन है याद करना, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? आपका मॉरिशस में हुआ है। ठीक है, तो ये उत्तर इसका होगा। चलिए लिख लीजिएगा। अब आते हैं थोड़े से कठिन प्रश्न पर। ठीक है, कठिन प्रश्न क्या कहता है? कठिन प्रश्न ये कहता है कि प्रश्न आपका जो ये है, आपका 23वां और 24वां प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में उपयुक्त संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करके बताना है। तो दो प्रश्न हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज का संधि विच्छेद बताना है और संसार का बताना है। तो पहले एक एक प्रश्न करेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न किया जाएगा। चतुर्भुज का क्या हो सकता है? चतुर्धनभुज, 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 चतुर्धनभुज। तो बताइए क्या उत्तर होगा? क्या क्या ऑप्शन है? चतुर्धनभुज, 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 चतुर्धनभुज। तो उत्तर क्या होगा? सोच समझ के बताएं। चतुर्भुज का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या चतुर्धनभुज होगा? नहीं। क्या चतुर्धनभुज होगा? नहीं। क्या चतुर्धनभुज होगा? नहीं। क्या होगा? चतुर्धनभुज। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। चतुर्भुज का संधि विच्छेद चतुर्धनभुज होगा। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसको जरूर लिखिए कि किसका उदाहरण कभी कभी यही आ सकता है कि चतुर्भुज का संधि विच्छेद आप तो जानते ही होंगे, चतुर्धनभुज होता है। जरा ये बता दीजिए कि कौन सा संधि है? क्या विसर्ग संधि है, यण संधि है, वर्ण संधि है? अब बता दीजिए। तो क्या है? विसर्ग संधि का उदाहरण है जिसमें विसर्ग से पूर्व
आ को छोड़कर अन्य स्वर वर्ण होने पर और विसर्ग के बाद घोष वर्ण आने पर विसर्ग, ठीक है, विसर्ग ये है, विसर्ग लगा है ना, विसर्ग रा में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए रा में बदल गया, छोटा सा रा, ठीक है, रा में बदल गया, हलंत वाला बदल जाता है, ठीक है, तो विसर्ग संधि है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने कौन से प्रश्न पर, अपने 24वें प्रश्न पर। क्या कहता है, संसार क्या है, समधनसार, संधनसार, संधनसार, संसाधनरा। अब कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है, एक गलती की आप गए पूरी तरीके से। उत्तर क्या होगा बताइए, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या संधनसार होगा तो नहीं, क्या संधनसार होगा तो नहीं, क्या संसाधन रा होगा नहीं, क्या हो गया समधन सार। अब यहाँ कौन सा आपका संधि है ये भी बता दीजिए, ये बता पाएंगे क्या, ऑप्शन दे दूँ क्या, क्या यहाँ विसर्ग संधि है कि यहाँ व्यंजन संधि है, तो कौन सी संधि है, यहाँ व्यंजन संधि का उदाहरण है। यदि माँ के बाद ये देखिए माँ हलंत वाला के बाद अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन मतलब जैसे या रा लावा या ऊष्म व्यंजन सा शा सा हा आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, ये अनुस्वार में आपका बदल जाता है। जैसे संसार में जो ये आपका लगा है ये अनुस्वार में बदल गया ना, तो क्या बोला गया है कि ऐसे में माँ जो अगर माँ हलंत के बाद अंतःस्थ व्यंजन या रा लावा या ऊष्म व्यंजन सा शा सा हा लग जाता है तो माँ किसके में बदल जाता है, आपका अनुस्वार में बदल जाता है। आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए और मुझे बताइए कि 25 में से आपके कितने हुए। तो आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द का क्या है बताइए, क्या संज्ञा है क्या, क्या संबंध बोधक है क्या, कि समुच्चय बोधक है क्या, क्रिया विशेषण है क्या। उत्तर सोच समझ कर ध्यान से दीजिए। अत्यंत शब्द क्या है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है, संज्ञा है क्या, संबंध बोधक है क्या, समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है क्या बताइए। तो क्या संबंध बोधक है, नो, क्या समुच्चय बोधक है, नहीं, तो क्या संज्ञा है, बिल्कुल नहीं, तो क्या है आपका क्रिया विशेषण है। अत्यंत शब्द क्रिया विशेषण है, कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि 25 में से आपके अच्छे खासे प्रश्न हो गए होंगे। अब क्या करना है आपको, 2 काम करने हैं। पहले तो जो क्वेश्चन किए हैं जो गलत हुए हैं उनको रिवाइज करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, प्लीज़ पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है कि लिंक यहीं से कॉपी करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। रिकॉर्डेड वाले कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि 25 में से कितने सही हुए। धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी।